हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस लेसन 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेसन का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। दोस्तों, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके मेन टॉपिक को देखेंगे, फिर हम लोग इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हम जान चुके हैं कि भोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था। अगर आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। एंड मैंने इस वीडियो के नीचे भी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वीडियो का लिंक दे दिया है, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। तो भोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, परंतु मनुष्य तथा अन्य जंतु जीवित रहने के लिए भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो मनुष्य और जीव जंतु जो हैं, मनुष्य जंतुओं और पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, और अन्य जीव जंतु भी जो होते हैं वो अन्य जंतुओं और पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं। ठीक है, यानी कि पौधे अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, लेकिन मनुष्य और अन्य जीव जंतु जो होते हैं वो दूसरे जीव जंतुओं पर और पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं। मनुष्य तथा अन्य जंतु अपना भोजन पौधों, जंतुओं अथवा दोनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इनका नियमित उत्पादन एवं प्रबंधन आवश्यक है। हमारा देश कृषि प्रधान है। कृषि प्रधान का क्या मतलब हो गया? मतलब हमारे देश में अभी भी अधिकांश लोग कृषि करते हैं, तो इसलिए हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों पर अपनी जीविका चलाती है। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि आधारित कार्यकलाप पर निर्भर करती है। हमारा राज्य बिहार भी कृषि प्रधान राज्यों में से एक है। ठीक है, हमारा बिहार राज्य क्या है? कृषि प्रधान राज्यों में से एक है। हमारे बिहार में भी अधिकांश लोग खेती करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हमारे राज्य में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? क्या सालों भर एक ही प्रकार की फसलें उगाई जाती है? क्या ऋतु विशेष में उगाई जाने वाली फसलों के नाम बता सकते हैं? मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या हमारे राज्य में पूरे साल एक ही जैसी फसल उगाई जाती है, या फिर अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह का फसल उगाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए एक चार्ट दिया गया आपको। ठीक है, अब इस सारणी में दिया गया है फसलों के नाम लिखने हैं, और उन फसलों को बोने का समय और काटने का समय भी हमें लिखना है। तो फसल देखिए 3 प्रकार का होता है: खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। इन सभी फसलों के बारे में हम आगे जानेंगे। इसी चैप्टर में हम लोग इन फसलों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग अभी इतना जान लीजिए कि फसल 3 प्रकार के होते हैं: खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। और खरीफ फसल के बोने का समय होता है जून जुलाई। ठीक है, जून या जुलाई में खरीफ फसल बोया जाता है, और इसके काटने का समय होता है सितंबर अक्टूबर। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और इसके काटने का समय होता है मार्च अप्रैल। जायद फसल अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई में काटा जाता है। देखिए अब हम कह सकते हैं कि बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि फसल किसे कहते हैं, तो उसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। जैसे कि गेहूं की फसल, धान की फसल, आलू की फसल आदि फसलों की चर्चा सुने होंगे। मतलब कि ये सब फसलों के नाम हैं: गेहूं, धान, आलू। ठीक है, आप जान गए हैं कि विभिन्न ऋतुओं में कौन कौन सी फसल मुख्य रूप से उपजाई जाती है। वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं, और शीत ऋतु में रबी फसलों की पैदावार होती है। मतलब कि शीत ऋतु में यानी कि ठंड के मौसम में रबी फसल उगाया जाता है, और गर्मियों के मौसम में उपजाई जाने वाली फसलों को हम जायद फसल कहते हैं। क्या खरीफ, रबी और जायद फसलों के नाम बता सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए फसलों का प्रकार हमने लिखा है और उन फसलों के नाम भी हमने लिखे हैं। जैसे कि खरीफ फसल में कौन कौन सा फसल आता है? जैसे कि ज्वार, बाजरा, धान, मक्का इत्यादि। रबी फसल में मसूर, सरसों, जौ, गेहूँ इत्यादि। जायद फसल में तरबूज, उड़द, मूंग, ककड़ी, खीरा इत्यादि। तो ये सब क्या है? खरीफ, रबी और जायद फसल के यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि मनुष्य ने खेती करना कब शुरू किया?
खेती के जो तरीके आज हम देखते हैं, क्या हजारों वर्ष पहले यही तरीके अपनाए गए होंगे? तो नहीं। मनुष्य पहले अस्थायी जीवन जीते ही नहीं थे और ना ही खेती करना और ना ही सिंचाई करना जानते थे। देखिए, मनुष्य अपने आरंभिक अवस्था में घुमंतु था, ठीक है, मतलब उनका कोई रहने का अस्थायी स्थान नहीं था। वो कहीं एक जगह पे नहीं रहते थे। वो आज एक जगह है तो कल दूसरी जगह चले जाते थे, फिर तीसरी जगह, चौथी जगह, मतलब हर दिन अपना जगह बदलते रहते थे। वो कभी भी एक जगह नहीं रहते थे। तो यह स्थिति लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक बनी रही। वह भोजन एवं आवास की खोज में जगह जगह घूमते रहते थे और इनका विचरण समूहों में हुआ करता था। मतलब मनुष्य पहले एक समूह बनाकर एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, ठीक है। मनुष्य अपना भोजन खोजने के लिए और आवास यानी कि रहने का जगह खोजने के लिए समूह में जाते थे। कच्चे फल कंदमूल सब्जियां खाते तथा जंगली जानवरों का शिकार करते थे। इसी क्रम में बीजों से पौधों को उगते देखा और उन पौधों से बीज को उत्पन्न होते हुए देखा। फिर क्या था? कृषि की शुरुआत हुई। तो इन्हीं मनुष्यों ने बीजों से पौधों को उगते हुए देखा और उन्हीं पौधों से बीज को उत्पन्न होते हुए देखा। तो उसी के बाद से कृषि की शुरुआत हुई। अब मनुष्य एक जगह अस्थायी रूप से रहने लगे, जिसमें कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो लोग जो एक जगह अस्थायी रूप से रहने लगे, इसकी शुरुआत कृषि के वजह से ही संभव हो पाया, ठीक है। मतलब जब लोग कृषि करने लगे, खेती करने लगे, फसल उगाने लगे, तभी से लोग अस्थायी रूप से रहने लगे, क्योंकि फसलों की देखभाल भी करनी पड़ती थी। तो इसलिए उसी टाइम से, कृषि के समय से ही लोगों ने अस्थायी जीवन जीना शुरू किया। क्या आपको मालूम है कि फसल किस प्रकार उगाई जाती है? फसल उपजाने के लिए किस प्रकार तैयारी की जाती है? अपने घर के बुजुर्गों से पता कीजिए कि अच्छी उपज के लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है कि अच्छी उपज के लिए क्या क्या करना पड़ता है। फसल उत्पादन के लिए क्रियाकलाप। अच्छे फसल के लिए आपको ये सारा क्रिया करना होगा, तभी आपका फसल उत्पादन अच्छा होगा। अच्छे फसल उत्पादन के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों को जानें। पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बीजों का चयन, तीसरा बुआई, चौथा सिंचाई, पांचवा निकौनी और छठा है कटाई, फिर सातवां है गहाई, उसाई एवं सफाई और भंडारण। मिट्टी तैयार करना, पहले हम लोग ये पढ़ते हैं। मिट्टी तैयार करने का मतलब क्या है? मिट्टी में जो कचरा वगैरह होता है उसको साफ करना और मिट्टी में जो ढेले वगैरह होते हैं उसको निकालना। मिट्टी को साफ करके अगर बीजों को बोया जाए तो फसल का उत्पादन अच्छा होता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है सिंचाई का। सबसे पहला स्टेप है मिट्टी तैयार करना। इसमें क्या है? फसल उगाने के लिए मिट्टी की तैयारी महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। जुताई के लिए हल परंपरागत उपकरण है जो लकड़ी का बना होता है। मिट्टी की गुड़ाई के लिए हल में लोहे का फाल लगा होता है। हल से जुताई के लिए एक जोड़े बैल की मदद ली जाती है। हल से खेत की जुताई करते हैं। वैसे भी ट्रैक्टर का प्रचलन बढ़ गया है तो लोग ज़्यादा ट्रैक्टर से ही खेती करते हैं। जुताई के दौरान बड़े बड़े ढेले निकल आते हैं। इन्हें तोड़ने के लिए पाटल या चौकी का प्रयोग किया जाता है। इसे भी दो बैलों की मदद से चलाया जाता है। वर्तमान में ट्रैक्टर पावर टिलर से जुताई का काम लिया जा रहा है। ठीक है, जुताई से पौधों की जड़ें गहराई तक जा सकती है और पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो मिट्टी की जुताई करने से क्या लाभ होता है? पौधे की जड़ें गहराई तक जा सकती है और उसको पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होता है। ह्यूमस पौधों की जड़ों तक पहुंचती है। केंचुए तथा सूक्ष्म जीवों में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है और ह्यूमस का निर्माण तेजी से होने लगता है। केंचुए और सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो कृषि के लिए किसानों के मित्र कहलाते हैं। ठीक है, केंचुए और सूक्ष्म जीव ये किसानों के मित्र कहलाते हैं, क्योंकि केंचुए और सूक्ष्म जीव फसल उत्पादन में, फसल की वृद्धि करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बुआई से पूर्व मिट्टी की तैयारी महत्वपूर्ण कार्य है। तो बुआई से पहले मिट्टी तैयार किया जाता है। बीजों का चयन, सिलेक्शन ऑफ सीड।
अच्छी उपज के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं स्वस्थ बीजों का चयन महत्वपूर्ण कार्य है। अगर फसल का उत्पादन अच्छा करना है तो बीजों का चयन भी अच्छा होना चाहिए। आप अच्छे बीज से बुआई करेंगे तो आपकी फसल भी अच्छी होगी। अच्छे बीजों का चयन चुनकर और फटक कर तो करते ही हैं, क्या और भी कोई तरीका है जिससे स्वस्थ बीजों को चयनित किया जा सकता है? तो यहाँ पर कह रहा है कि बीजों को हम चुनकर या फिर फटक कर इसका चयन करते हैं, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई तरीका है जिससे हम स्वस्थ बीजों का चुनाव कर सकें? तो यहाँ पर इसको एक क्रियाकलाप से समझाया गया है। कांच के एक गिलास में आधा गिलास पानी भरिए, इसके बाद उस गिलास में एक मुट्ठी चने या गेहूं के बीज डालिए। ठीक है, एक गिलास पानी लीजिए, फिर उस गिलास में एक मुट्ठी चना या फिर गेहूं के बीज डालिए। कुछ देर बाद अवलोकन कीजिए कि क्या होता है। क्या सभी बीज नीचे बैठ गए हैं या कुछ पानी की सतह पर तैरने लगे हैं? तो क्रियाकलाप के दौरान आपने देखा कि कुछ बीज पानी की सतह पर तैरने लगे हैं। ये बीज क्षतिग्रस्त एवं हल्के और खोखले होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि दाल वगैरह भी जो होता है, जो दाल खोखला होता है या फिर जो चावल वगैरह खोखला होता है, उसको जब हम उसमें पानी देते हैं तो जो खोखला अनाज होता है, दाल रहे या चावल रहे, कुछ भी रहे, तो वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो वो क्या होता है, वो क्षतिग्रस्त होता है, हल्का होता है, खोखला होता है, इसीलिए वो पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो इसी तरह से बीजों का चयन भी हम उसी तरह से कर सकते हैं। पानी में हम बीजों को डालकर देख सकते हैं, जो बीज ऊपर पानी पर तैरने लगेगा वो बीज खोखला, क्षतिग्रस्त और हल्का होगा, और ऐसे बीजों का अंकुरण नहीं होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया द्वारा अच्छे एवं स्वस्थ बीजों का चयन आसानी से कर सकते हैं। जल में डूबे बीज ही स्वस्थ एवं शुद्ध बीज हैं। जो बीज जल में डूबे रहते हैं वही बीज स्वस्थ होते हैं, अच्छे होते हैं, और जब हम उन्हीं बीजों को बुआई करते हैं तो हमारा फसल भी अच्छा होता है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा स्टेप हो गया बीजों का चयन। बीजों का चयन करने के बाद आपका तीसरा स्टेप आता है बुआई का, जिसको हम सोइंग कहते हैं। अब बुआई में देखिए इसमें क्या दिया गया है, मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। क्या आपने बीजों की बुआई करते किसानों को देखा है? चयनित बीजों की बुआई पौधों की प्रकृति पर निर्भर करती है। बुआई के लिए 2 विधियां प्रचलित हैं। कुछ बीज सीधे तैयार मिट्टी में छिटक दी जाती है। ठीक है, मतलब कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसको आप जो मिट्टी तैयार करते हैं फसल के लिए, उसमें आप उस बीज को छींट देते हैं और फसल हो जाता है। तो इन बीजों में कौन कौन सा आता है? गेहूँ, जौ, मसूर आदि। जबकि कुछ बीजों को नर्सरी में बोते हैं और कुछ दिनों के बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब उसे उखाड़ कर दूसरे खेतों में मिट्टी तैयारी कर रोपण किया जाता है। कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जिसको कि नर्सरी में पहले बोते हैं और फिर जब कुछ दिनों के बाद पौधे बड़े हो जाते हैं तब उसको उखाड़ कर हम दूसरे जगह मिट्टी में रोप देते हैं। आपने धान की खेती करते हुए अवश्य देखा होगा, धान के बीज बोने के बाद छोटे छोटे निकले पौधों को मोड़ी कहते हैं, जिसे उखाड़ कर दूसरी खेतों में बोते हैं। तो धान का जो बीज होता है उसको पहले हम लोग नर्सरी में लगाते हैं। नर्सरी में जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, पौधा बन जाता है, तब हम उसको उखाड़ कर खेतों में बोते हैं। और वही जो छोटा छोटा पौधा होता है उसको हम कहते हैं मोड़ी, जिसे उखाड़ कर दूसरे खेत में बोते हैं। इससे फसल की उपज अच्छी होती है। बुआई के समय कुछ सावधानियां आवश्यक हैं, जैसे कि बीजों के बीच समान दूरी बने रहे ताकि पोषक तत्वों की प्राप्ति आसानी से हो सके। तो ये सब सावधानी दिया गया है कि बीजों को बोते समय हमें उसको समान दूरी पर बोना चाहिए, जिससे कि उसको पोषक तत्वों की प्राप्ति आसानी से हो सके। बीजों को इतनी गहराई में बोना चाहिए ताकि नमी के कारण अंकुरित हो सके। बुआई के बाद पक्षियों से सुरक्षा के लिए मिट्टी से ढक दिया जाना चाहिए। बुआई करने के बाद पक्षियों से सुरक्षा करने के लिए बीज को मिट्टी से ढक देना चाहिए। अब है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अब खाद एवं उर्वरक के बारे में। खाद एवं उर्वरक मिलाना, यूज ऑफ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। क्या आपने किसानों को खेतों में खाद या उर्वरक डालते देखा है? वे ऐसा क्यों करते हैं? खाद और उर्वरक ये दोनों अलग अलग चीज़ है। खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। खाद क्या होता है? पौधों तथा जानवरों की अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब बचे हुए। ठीक है, पौधों तथा जानवरों की अपशिष्ट जैसे कि गोबर,
बेकार साग सब्जियों, पौधे, पत्तियों तथा अन्य जैव अवशेष से प्राप्त कार्बनिक खाद कहलाते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में जमा करके मिट्टी से ढक दिया जाता है तथा सूक्ष्म जीव बेकार पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। अपघटित करना मतलब होता है सड़ा गला देना, ठीक है। जो सब्जियों का जो छिलका वगैरह होता है, साग सब्जी जो होता है, उसको जब हम मिट्टी में ढक देते हैं, मिट्टी से ढक देते हैं, गड्ढा करके मिट्टी से ढक देते हैं, तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, उन पदार्थों को अपघटित कर देते हैं और इस प्रकार तैयार की हुई खाद को हम कंपोस्ट खाद कहते हैं। ये सारा आपका 6th क्लास में भी दिया गया है। 6th क्लास में मैंने लास्ट चैप्टर में ये सब बताया हुआ है, तो वही सारा चीज़ इसमें अभी दिया गया है कि खाद एवं उर्वरक क्या होता है। तो इस तरह से जो खाद बनता है उसको हम कंपोस्ट खाद कहते हैं। अब है, खेतों में अनेक बार फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। मिट्टी के पोषकों की पुनः पूर्ति के लिए खेतों में खाद डाली जाती है। खेत में जब हम बहुत बार फसल उगाते हैं तो उससे मिट्टी के पोषक तत्व में कमी आ जाती है और मिट्टी में पोषक तत्व की फिर से पूर्ति करने के लिए हम खेतों में खाद डालते हैं। खाद के अलावा भी कुछ रसायन का प्रयोग किया जाता है जिन्हें उर्वरक कहते हैं। तो उर्वरक जो है वो मार्केट में आपको बंद पैकेट में मिलता है, जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, पोटेशियम सल्फेट आदि। ये मिट्टी को विशिष्ट पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। उर्वरक जल में घुलनशील होते हैं तथा पौधों की जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, परंतु मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ देना चाहिए। देखिए, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उर्वरकों के स्थान पर आप जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए आप मिट्टी को कुछ दिनों के लिए, यानी कि खेत को कुछ दिनों के लिए पड़ती छोड़ सकते हैं। पड़ती छोड़ना का मतलब क्या होता है, खाली छोड़ना, ठीक है। जैसे कि आप 1 साल 2 साल लगातार फसल उगाते रहें और तो इससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। जब आप लगातार 3 साल 4 साल 5 साल फसल उगाते रहते हैं बिना मिट्टी को रेस्ट दिए, यानी कि बिना उसको खाली छोड़े, तो इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी और धीरे धीरे आपका फसल जो है अच्छा नहीं होने लगेगा। तो इसीलिए खेत को कुछ दिनों के लिए पड़ती छोड़ देना चाहिए, मतलब 1 आध साल के लिए या फिर 5-6 महीने के लिए पड़ती छोड़ देना चाहिए, ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति उसमें फिर से आ जाए, यानी कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे और फसल की उपज अच्छी हो। अब यहाँ पर आपको इस चार्ट में उर्वरक और खाद में अंतर समझाया गया है। इसमें 4 पॉइंट दिया गया है, चलिए देखते हैं। उर्वरक प्रायः अकार्बनिक लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, ठीक है, और खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ह्यूमस का मतलब होता है मिट्टी में जो नमी बना रहता है उसी को हम कहते हैं ह्यूमस। और ये किससे प्राप्त होता है, केंचुओं से और सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होते हैं। तो यही कुछ अंतर है उर्वरक में और खाद में। कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये बात याद रखना है कि उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार होता है और खाद खेतों में बनाई जाती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है और बाकी का पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर है, क्या आप बता सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट में किस जंतु की मुख्य भूमिका है। वर्मी कंपोस्ट से क्या लाभ है, तो वर्मी कंपोस्ट को हम हिंदी में कहते हैं जैविक खाद या केचुआ खाद भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। यानी कि वर्मी कंपोस्ट में यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्मी कंपोस्ट में किस जंतु की मुख्य भूमिका है, तो केचुए की मुख्य भूमिका है। अब वर्मी कंपोस्ट से क्या लाभ है, तो लाभ यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे है ना जैविक खाद। जैविक खाद मतलब वर्मी कंपोस्ट। तो जैविक खाद के क्या क्या लाभ है,
जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो ये सब कुछ लाभ होता है जैविक खाद से, यानी कि वर्मी कंपोस्ट से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। मतलब कि मिट्टी ज़्यादा जल सोखती है और अच्छे से सोखती है। और इससे मिट्टी भुरभुरी होती है, इसके कारण कि गैस विनिमय, गैस का आदान प्रदान जो अच्छे से होता है। और मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, यानी कि केंचुए और सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि होती है और मिट्टी के गठन में भी सुधार होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर अभी तक बुआई तक पढ़ा है। तो हमने अभी तक बुआई तक पढ़ लिया है। ठीक है, तीसरे नंबर तक हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंचाई, निकौनी, कटाई, गहाई, उसाई, सफाई, भंडारण के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसमें जो क्वेश्चंस दिया गया है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।